हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स अकेडमी। दोस्तों, आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली। दोस्तों, आज जो पेपर रहेगा ना, वो पेपर रहने वाला सीटेट पेपर फर्स्ट, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 26 जून 2011 को। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम इस सेट को सॉल्व करेंगे और आपको बहुत सारी ट्रिकों का ज्ञान भी देंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। लेट से आपके सामने नंबर लिखा है ना, ये नंबर लिखा है, इसको पढ़ा जाएगा। दोस्तों, 2011 में ये सवाल आया था, इसके बाद में ये सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन करना बहुत ही जरूरी है। क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इस बार क्या है, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। कितनी बात समझ गए? तो आप मुझे बताओ, जरा ध्यान से समझो, इस नंबर को कैसे पढ़ा जाएगा। आपको ज्यादा बड़ा नंबर अगर नहीं पढ़ना आता है ना, तो आपको इतना तो पढ़ना आता ही है। ये नंबर जो लिखा है बच्चा, वो क्या लिखा? 7928 लिखा है। 7928 कहाँ लिखा है आप मुझे बताओ। यहाँ देखो 7 के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, खत्म कहानी। यहाँ देखो 7 के बारे में कुछ नहीं कहा गया, खत्म कहानी। यहाँ देखो 7 के बारे में कुछ नहीं कहा गया, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए ही है, ऐसा है जिसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। एक चीज और, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो आपको ऑप्शन पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। आई होप हर सवाल में आप ऑप्शन पर नजर रखोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि एक ऑपरेटर, ये सिंबल बना है, ठीक है, निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए, जैसे आपके सामने लिखा है 4 सिंबल 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 5 6। 5 सिंबल 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 + 6 + 7 + 8। 6 सिंबल 4 को हम लिख सकते हैं 6 + 7 + 8 + 9। आखिर ये पैटर्न है क्या? पैटर्न बहुत ही आसान है। कैसे? जो नंबर पहले दिया गया ना, यहाँ देखो 4 से ही स्टार्ट किया गया। जो नंबर लास्ट में दिया गया वो दिखाता कि कितने आगे बढ़ना है, यानी कि 3 टर्म आपको लिखने हैं। 4 के बाद में क्या आता? 5, 5 के बाद में क्या आता? 6। ये देखो कितने टर्म हो गए, आप हो गए 3 हो गए। जो लास्ट का जो नंबर है वो टर्म को दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर 5 दे रखा, 5 से आपने स्टार्ट किया और यहाँ कितने तक जाना, आपको कोई 4 टर्म टोटल लिखने हैं। तो 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। इसी प्रकार से देखो यहाँ लिखा है 6, यानी कि 6 से आपको नंबर स्टार्ट करना होगा और टोटल कितने टर्म लिखने हैं आपको? कोई 4। देखो 6 हो गया, प्लस 7 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 9 हो गया। टोटल टर्म कितने हो गए बच्चा? आप हो गए 4 हो गए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आपसे बोला गया तो n सिंबल 8 का मान क्या होगा, यानी कि नंबर आपको n से स्टार्ट करना है और एक एक करके बढ़ाते जाना है। और कहां तक टोटल टर्म कितने होने चाहिए? 8। चलिए लिखते हैं। जैसे आपने n से स्टार्ट किया, फिर n के आगे क्या होगा? आपको n + 1 होगा, क्योंकि 5 + 1 करोगे तभी तो 6 आएगा। इतनी बात समझ गए? नेचुरल नंबर आप दे रहे हो ना। इसी प्रकार से आगे देखो क्या होगा, आप होगा फिर +1 करेंगे तो n + 2 होगा, फिर क्या होगा? n + 3 होगा, फिर क्या होगा? n + 4 होगा, फिर क्या होगा? आप होगा n + 5 होगा, फिर क्या होगा? आप होगा n + 6 होगा। कितने टोटल टर्म लिखने? आप होगे 8। फिर आगे देखो आगे क्या होगा? 6 के बाद में क्या आता? 7 आएगा। अगर आप सभी को देखोगे ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। ठीक है, आप इसको जोड़ नहीं थे। देखो n कितनी बार आएगा? आपको 8 बार आएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 8n होगा। 8n कहाँ दे रखा है? आपको यहाँ नहीं दे रखा, ना यहाँ दे रखा है। अब नंबर्स को भी जोड़ना, क्योंकि 2 ऑप्शन में 8n दे रखा है। ठीक है, देखो नंबर्स को जोड़ो, बहुत ही आसान। 2 1 3 3 6 6 4 कितना होता है? 10 10 5 15 15 6 कितना होता है? 21 21 और 7 कितना होता है? 28। यानी कि जो मिलने वाला है बच्चा, वो कितना मिलने वाला है? 8n + 28 का रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी परिमाप ज्ञात करें, परिमाप क्या होता है? समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। जब भी परिमाप और विकर्णों की लंबाई दी जाए ना बच्चा, तो एक संबंध होता है, जरा ध्यान से समझिए। वो संबंध क्या होता है? कुछ नहीं होता, 2√, हमेशा ध्यान रखना, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। ये परिमाप और विकर्णों की लंबाई का संबंध होता है। ये फार्मूला कह सकते हैं। इसको अगर ध्यान रहेगा ना तो जीवन आपका सरल हो जाएगा। अब आपको रखने ही थे, तो परिमाप 4a बराबर क्या होगा? आप होगे 2√, d1 का स्क्वायर, मतलब d1 क्या है? विकर्ण, पहला विकर्ण क्या है? 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? आप होगे 64 होता है।
प्लस D2 क्या है आपको कोई 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है आपको कोई 36 होता है। इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा आप 2 अंडर रूट 64 प्लस 36 कितना होता है आपको 100। 100 क्या होता है बच्चा आपको 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बाहर क्या आएगा आपको 2 इंटू 10 आएगा। 2 इंटू 10 क्या बनाएगा आपको 20 बनाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर जो होगा इसका परिमाप हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या का योगफल कितना है 7 है, यानी कि समान पासा है। निम्नलिखित में कौन से पासे सही होंगे। हमेशा ध्यान रखना, यानी कि अगर नंबर हमारा पहले अगर 1 है तो इसके विपरीत क्या होगा आपको 6 होगा। अगर पहले हमारे 2 है तो इसके विपरीत क्या होगा आपको 5 होगा, तभी तो आपको 7 बनाएगा। अंकों का योगफल कितना होना चाहिए 7। जैसे मैंने बोला यहाँ पर 3 है तो आगे कितना होगा आपको कोई 4 होगा, तभी तो 7 बनाएगा। जब भी देखो ये पासे जो दिया गया ना, ये जो डाइस दिया गया है ये कैसा डाइस है आपको ओपन डाइस है। ओपन डाइस में हमेशा ध्यान रखना पहले का एक पद छोड़ के हमेशा तीसरा नंबर जो होता है वो हमेशा इसका अपोजिट होता है। देखो ध्यान से इसको भी देखो, 3 का अपोजिट क्या होगा आपको एक पद छोड़ देंगे, यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा। हमेशा ध्यान रखना अपोजिट का सम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। यहाँ देखो 2 और 1 करोगे कितना आएगा आपको 3 आता है, यहाँ तो 7 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ देखो 3 4 कितना होता है 7 मिल रहा है, 1 और 6 कितना होता है 7 मिल रहा है। बचे हुए नंबर के अपोजिट होते हैं, 2 प्लस 5 कितना होता है 7 मिल रहा है। इसका मतलब सभी का सम कितना हो रहा है 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखो आगे चेक कर लो, 3 4 7 होता है ये तो मिल रहा है, लेकिन 1 और 2 7 नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखो 1 और 2 कितना होता है 7 होता है क्या, नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओपन डाइस में हमेशा ध्यान रखना कि एक को छोड़कर, इसको छोड़कर जो नेक्स्ट नंबर होगा वो पहले वाले नंबर के अपोजिट होगा। चाहे आप किसी भी नंबर को पकड़ो, जैसे मैंने बोला इसको रफ कर देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला कि 6 का अपोजिट क्या होगा, मैंने बोला सीधे आपको डायरेक्शन में चलना है, आपको एक को छोड़कर तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो अब जो बचा हुआ नंबर होता है ना, आगे बचा हुआ नंबर जो होगा बचे हुए नंबर पर अपोजिट होता है, आपको सीधा मिडिल टर्म ही लेना है। मिडिल टर्म की कहानी क्या होती है, एक को छोड़कर एक पकड़ोगे वो उसका अपोजिट हो जाएगा। और किनारों की बात करेंगे तो किनारे आपस में अपोजिट होते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक शिक्षक कक्षा से ठीक है पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। 1/8 का मतलब क्या है, ऐसा जो फिगर होना चाहिए जिसमें कितने भाग हो, आपको जो हर में है, हर कितना है 8, यानी कि हमारे 8 भाग होने चाहिए, 8 भाग होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है, ये निरूपित करता है। आपसे कह रहा है कौन सा निरूपण गलत है, ठीक है। यहाँ देखो 8 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखो 8 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 ही भाग है। ये तो किसको निरूपित कर रहा है, आपको 1/7 को निरूपित कर रहा है। आपसे बोला कौन सा 1/8 को निरूपण करता है, और जो कि गलत है, गलत है ना, यानी कि 1/8 को निरूपण नहीं करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 1/8 को निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जो 1/8 को निरूपण नहीं करता। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक, आपको घटाने को बोल रहा है। यानी कि 2 किलो 600 ग्राम क्या है आमों का भार है, 1 किलो 450 ग्राम कितना है सेबों का भार है। आपसे बोला कि आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक, आप घटा के देख लो ना, ग्राम को साइड में घटाओ, केजी को साइड में घटाओ। 600 में 450 जाएगा, कितना बचेगा 150 ग्राम, और 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 केजी 150 ग्राम आपको मिलना चाहिए। यानी कि 1 केजी 150 ग्राम जो आमों का भार है ना वो सेबों के भार से अधिक है। कहाँ दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण कर रहा है। देखो दिन की बात करें, दिन भी बढ़ रहा है और दाम भी बढ़ रहा है। यहाँ देखो दाम की कीमत क्या हो रही, कम हो रही है। अगर आप यहाँ जाओगे ना, ये देखो कीमत की लाइन है, कीमत थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही है। आपको ऐसा फिगर नहीं चाहिए, आपको कीमत बढ़नी चाहिए। यहाँ देखो समय भी थोड़ी देर बाद कम हो जाएगा, गलत हो जाएगा फिगर। यहाँ देखो डायरेक्टली यहाँ देखो जा रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। यहाँ भी देखो कीमत क्या है कम हो रही है, और समय भी हमारा कम हो रहा है। ग्राफ का मुंह देखा करो किधर जा रहा है,
ये भी गलत हो गया। यही देखो अच्छा है, देखो यहाँ देखो कीमत देखो हमारी बढ़ रही है, धीरे धीरे करके यहाँ बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से समय को देखेंगे तो समय भी हमारा बढ़ रहा है, समय भी हमारा बढ़ रहा है, यानी मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ग्राफ के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, जो भी बढ़ने या घटने की बात कर रहे हैं तो आप ग्राफ का मुंह देखा करो, मुंह किधर तरफ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। ठीक है, पैटर्न की जांच करो। देखो पहला चरण क्या कहता है, हमारी कितनी तीलियां, आपको एक तीली, दो तीली, तीन तीली, चार, पांच, छह। पहला चरण में कितनी तीलियां, 6 तीलियां। आप मुझे बताओ, ये देखो 6 तो है, ये टोटल फिगर है, 6 तीलियां ये है। शेष देखो 1 2 3 4, मतलब कि दूसरे चरण की बात कर रहे हैं, सेकंड चरण में बात कर रहे हैं। तो एक तो हमारी 6 तीलियां मिल ही रही हैं, लेकिन दूसरे स्टेप में क्या मिलेगी, आपको 4 तीलियां मिल रही है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे में यहाँ देखो 6 तो है, यहाँ कितनी होंगी, 4 होंगी, यहाँ 4 होंगी। यानी कि थर्ड चरण की बात कर रहे हैं ना, तो एक हमारा 6 मिल रहा है, 6 तीलियों का, और लेकिन दो जो चरण है ना, दो चरण हमारे किसके मिल रहे हैं, आपको कोई 4 तीलियों के मिल रहे हैं। आपको पैटर्न समझ में आया। आपसे बोल रहा है कि 15वें चरण के लिए, 15वें चरण की बात करेंगे, टोटल चरण कितने, 15, यानी कि एक चरण हमारा 6 को मिलेगा, और 14 जो चरण होंगे बच्चा, जो हमारे 14 चरण होंगे, एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे 14 चरण होंगे वो कितने कितने मिलेंगे, आपको कोई 4 तीलियों के मिलेंगे। आपसे पूछ रहा कितनी तीलियों की आवश्यकता है, तो गुणा कर दो, 14 चौको कितना, 56, तो तीलियां यहाँ लगेंगी और 6 यहाँ लगेंगे। 56 प्लस 6 कितना होता है, आपको 62 होता है। बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई l, ठीक है, लंबाई जो है आयत की वो कितनी है, l, इसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई की आधी है। चौड़ाई जो है बच्चा वो लंबाई की क्या है, आधी है। ठीक है, इस आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप का होता है आयत का 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तब आयत का परिमाप क्या करना है, लंबाई क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी। ठीक है, और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए, यानी कि चौड़ाई को समान ही रखा जाए। आप पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा, रख दो ना, 2 कोष्टक लंबाई क्या है, आपको 12 है, और चौड़ाई कितनी है, आपको l/2 है। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, 2 कोष्टक 2, देखो 2 दूनी कितना हुआ, 4l, 4l प्लस l कितना हो जाएगा, 5l, यानी कि 5l/2 होगा। अब देखो ध्यान से, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इसका परिमाप जो होगा वो कितना होगा, 5l, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। आपके सामने हमेशा ध्यान रखना, देखो हजारवें की बात कर रहा है, यहाँ देखो हजारवें से पहले 3 अंक देखो कितने, 532। आप जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, 49,532, सीधी सीधी बात है। एक चीज ध्यान रखना, हजारवें की बात कर रहा है तो यानी कि 3 जीरो होने चाहिए, कम से कम 3 जीरो होने चाहिए। ये खत्म हो गया, यहाँ देखो 41,000 है। आप देखो 49,000 के पास की बात करेंगे तो 49,000 के पास में क्या 41,000 आता है, बिल्कुल नहीं आता। यहाँ देखो 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन निकट है ना, यहाँ लिखा 49,532 के निकट हमारा 50,000 होगा, 50,000 होगा, या हम कहें 49,000 होगा। आप देखो ऑप्शन से देख लो ना, 532 अगर आप इधर घटाओगे ना, यहाँ कितना घटा रहे हो, 532, लेकिन यहाँ जोड़ोगे कितना, आपको 32 और 8 40 होता है, और 60 68 600 हो जाएगा, यानी कि 468 आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो कहाँ आपको 532 स्टेप इधर जाना पड़ेगा, पीछे इधर आने के लिए मुझे 468 स्टेप ही जाना पड़ेगा। तो सन्निकट यानी कि निकट कौन हो जाएगा, आपको 50,000 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी संख्या यहाँ देखो 5 है, 5 से बड़ी संख्या है तो हम उसको क्या करते हैं, एक आगे बढ़ा देते हैं, 49 के बाद में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 होता, 5 से पहले 432 होता, तब जाके सन्निकट मान कितना होता, तब जाके 49,000 हो जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या महत्तम संख्या, महत्तम संख्या का मतलब समझे, इंग्लिश में समझो कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है। एचसीएफ बोलते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, उसी बोलते हैं। महत्तम का मतलब कम नहीं होता, महत्तम का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। लघुत्तम का मतलब कम होता है। तो आपको चेक करना है कौन संख्या ज्यादा है। आप देखो 2 2 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, आपको 36। यहाँ देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, आपको 64। यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, आपको 16। यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 16 का भी स्क्वायर करना है, कितना होगा, 256। आपको पता चल गया ना कौन सी संख्या महत्तम अधिकतम है, आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, आपके सामने फिगर दे रखा है, यानी कि 2 फिगर दे रखे, 2 फिगर का मान कितना है, आपको 3/4 है। ठीक है, इकाई का 3/4 है।
तो आपसे पूछ रहा है कि 1 से 1/2 क्या होगा। 1 से 1/2 को सिंपल में करो, कितना होता है, 2 एकम 2 1, 3/2 होता है। एक चीज ध्यान रखना। एक चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ना ये। देखो अगर आप 3/4 में अगर आप 3/4 को और जोड़ते हो ना, तो आपको क्या मिलता है, आपको 3/2 मिलता है। कैसे जोड़ो, देखो हर समान होते हैं तो अंश को डायरेक्ट जोड़ते हैं। 3 3 कितना होगा 6, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। 6/4 को काटोगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी देखो 3/2 मिल गया। यानी कि आपके सामने नंबर क्या है, आपको 3/2 आ गया ना, बहुत ही आसान। यानी कि 3/4 में एक बार 3/4 को और जोड़ोगे तो आपको 3/2 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ देखो 2 फिगर है और 2 फिगर को और अगर आप इंक्लूड कर दोगे ना, तो वही हो जाएगा 1 से 1/2। यानी कि 2 फिगर और इंक्लूड करो, यहाँ देखो 2 और है, 2 और इंक्लूड कर दोगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए, ठीक है, देख लिया ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है, आपको समय का अंतर देखना है। देखो नई दिल्ली कहाँ है, यहाँ, मथुरा कहाँ पहुंच रही है, यहाँ पर। देखो कितना समय लग रहा है आपको, 19-15 ये हो गया। 19-15 में अगर आप कितना जोड़ोगे, 45 जोड़ोगे, 45 मिनट जोड़ोगे, कितना हो जाएगा आपको, 20 हो जाएगा। 20 के बाद में आपको कितना जोड़ना है, देखो डबल 0 40 का मतलब 12 पे चलना है। 20 के बाद में 24 होता है ना, 20 24, देखो क्या लिखा 24 लिखा है ना। तो आप मुझे बताओ जरा ध्यान से, 20 के बाद में 24 बनाने के लिए आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, और ये 40 मिनट और है, ये 40 मिनट और है, तो आपको 40 मिनट और जोड़ना पड़ेगा, यह मिनट है, ठीक है। अब देखो 4 घंटे और ये 45 मिनट और 40 मिनट लग रहे हैं, 45-40 मिनट कितना हो गया आपको, 4 घंटे 45-40 कितना होता है आपको, 85 मिनट। 85 मिनट तो होते नहीं, 60 मिनट होते ना, 60 मिनट होते, 60 मिनट इधर कर लो तो कितना हो जाएगा 5 घंटे। 60 अगर आप इधर से निकालोगे कितना हो जाएगा आपको, 25 मिनट लगेंगे। तो पहली बस क्या, 5 घंटे 25 मिनट लगेगी। दूसरी देखो 12:30 से आपको 18:10 पे जाना पहुंचाती है, तो 12:30 से आपको 18:10 पे, यानी कि 18:10 से घटा लो, समझ में आ जाएगा। 18 से आप मुझे बताओ जरा ध्यान से, 18 से अगर मैं एक कॉमन लेता हूँ, इधर कैरी लेता हूँ ना, तो एक कैरी नाम लेके कितना आएगा, 60 मिनट होगा ना, क्योंकि 1 घंटा हम कैरी ले रहे हैं ना। तो यहाँ 17 घंटे, अगर 60 अगर कैरी लोगे क्या होता है 70, आप देखो घट जाएगा, 70 में से 30 जाएगा 40, 17 में से 12 जाएगा 5, यानी 5 घंटे 40 यहाँ लग रहे हैं। यहाँ देखो 16:45 से 21:55 पहुंचना है, तो घटा लो डायरेक्ट, 21:55 में अगर आप 16:45 घटाओगे कितने घंटे लगेंगे, आप कहोगे जरा ध्यान से देखो। अगर आप घटाते हैं ना बहुत ही ध्यान से, कितना आएगा आप कहोगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1, और 11 में से 6 जाएगा 5, यानी कि 5 घंटे 10 मिनट यहाँ लगेंगे। देखो सबसे कम समय लेती है, कौन कम समय लेती है, आपको 5 घंटे 10 मिनट सबसे कम है ना, यानी कि कौन सा कम समय लेगी आपको, बस नंबर 3। बस नंबर 3 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। आई होप दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 के, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और इसके एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत सारा मजा आया होगा दोस्तों, और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा कि आखिर कैसे सवालों को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से हम ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चुटकियों में हल करना सिखा देंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।